पीडियाट्रिशियन माधव चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऋषिनगर से हूँ। जैसा कि विक्रम ने आपको बताया कि आज वर्ल्ड अस्थमा डे के ऊपर हमारे गेट टुगेदर है ये, तो इस मोटिव मेन ये है कि हम एक आम पब्लिक के अंदर जो भी दमे से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं हम थोड़ा उसको दूर करने की प्रयास करें। बच्चों के अंदर जहाँ तक दमे की एलर्जी की बात है वो बहुत कॉमन है। आम पब्लिक जो हम मरीज डील करते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चे को दमा है। कॉमन लक्षण जो मिलते हैं दमे के अंदर वो आता है कि अचानक बच्चे में सांस लेने में दिक्कत होना, सूखी खांसी आना, और यूजली ये बुखार के साथ नहीं होता। कई तरह का दमा आता है, जैसे सीजनल अस्थमा बोल देते हैं। अभी इन दिनों से कटाई का मौसम चल रहा है, तो जैसे ही कटाई का मौसम शुरू हुआ बच्चों के अंदर खांसी आने लग जाती है। और किसी बच्चों के अंदर थ्रू आउट द ईयर के महीने में कॉमन कंप्लेन लेके आते हैं कि हर महीने बच्चा 2-3 बार खांसी आती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है हमें। जो मेन मोटिव है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि दमे के अंदर आम पब्लिक वो बोलते हैं जी आप हमें दवाइयाँ दे दो पीने की, कोई एंटीबायोटिक दे दो, लेकिन मेन रोल रहता है बच्चों के अंदर नेबुलाइजर के या इनहेलर का। अगर आम पब्लिक को हम देते हैं नेबुलाइजर या इनहेलर, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं जी भाप के टीके मत देना, या अगर किसी का डायग्नोज अस्थमा हो चुका है उसको जब हम इनहेलर प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो मना कर देते हैं। उनके मन में क्या वहम है कि इसको लेने के बाद इसकी आदत पड़ जाएगी, या ये छूटेगी नहीं, या इससे फेफड़े खराब हो जाएंगे, बच्चा भी बहुत छोटा है, आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसकी जिंदगी कैसे चलेगी। तो जो बड़े यूज करते हैं और जो बच्चों में यूज करते हैं उनकी खुराक अलग अलग आती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इनहेलर हमने दिया बच्चे को तो वो लाइफ लॉन्ग उसका हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में डोज को कम करते करते उसको बंद कर देते हैं। और जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, एक उम्र के बाद में दमा या अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो कॉमन कारण अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि चेंजिंग वेदर, तो ध्यान क्या रखना चाहिए, जिन बच्चों में एक बार डायग्नोस हो चुका है कि इसको अस्थमा या दमे की दिक्कत है, तो उनमें धुआं, धूल, मिट्टी, सूखी ठंडी हवा घर में हम कर सकते हैं। जैसे अगरबत्ती न जलाएं, हम सब्जी, छौंक, परांठा, चूल्हे हारे के धुएं से कंप्लीट दूर रखें। डीओ, परफ्यूम पाउडर यूज करना नहीं होता। और स्पेशली जो अभी हार्वेस्टिंग सीजन, कटाई का मौसम आ रहा है, इससे बच्चों को हम दूर रखें। एक और कॉमन मीथ आता है, जैसे ही बच्चे को खांसी जुकाम होती है, पेरीफ्री के अंदर बच्चे का खाना पीना बिल्कुल वो कम कर देते हैं। उसमें दूध बंद कर दिया, या दूध में पत्ती मिला के देते हैं कि चाय दे दो बच्चे में, वो जमेगा नहीं, कफ बलगम नहीं बनाएगा। वो घी, तेल, चिकनाई बच्चे की बंद कर दें, दही, लस्सी, छाछ बंद कर देते हैं। तो खाने में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि दमा आपका आ रहा है यहाँ सांस की नलियों, फेफड़े में जाके, खाना आपका जा रहा है खाने की नलियों, पेट के अंदर। तो बच्चों में दमे के अंदर खाना पीना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बंद कर देंगे तो फिर ये बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। दमा को आप ऐसा नहीं है कि एक दवाई या 2 दवाई देके आपने एक ही बार में ठीक कर दिया, क्योंकि क्रोनिक बीमारी है ये वाली, इसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो अगर हम प्रॉपर उसका डायग्नोस बनाए दमे का, सही उसका हम इलाज लें, स्पेशली इनहेलर के रूप के अंदर, और अगर हम थोड़ी सावधानी रखें तो हम बच्चे को, मरीज को पूरा ठीक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के अंदर। बाकी और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर, बच्चों में अस्थमा किन कारणों से होता है, आगे बचाव कैसे करना चाहिए? बच्चों में देखो, अस्थमा के अंदर एक तो जेनेटिक फैक्टर आता है। अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, स्पेशली मदर, फादर, दादा, दादी, चाचा, ताऊ, नाना में किसी को नज़ला की दिक्कत है या किसी को सांस की दमे की दिक्कत है, तो उनके बच्चों में हेरिडिटरी ये आने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरा आ गया कि आजकल जो पोल्यूशन ज़्यादा है ना, उसके अंदर एयर पोल्यूशन हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कटाई वाले मौसम में हम कह सकते हैं। तो ये कारण, लेकिन एक जेनेटिक जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा रोल रहता है ये। और इसका हम परहेज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि धुआं, धूल, मिट्टी, चेंजिंग वेदर में सूखी ठंडी हवा का यूज कम करना चाहिए। एक थोड़ा एसी के बारे में बताना चाहेंगे कि एसी भी क्या करता है, रूम की एयर को ड्राई करता है वो। तो अगर कोई भी सांस की दिक्कत का बच्चा, मरीज कोई है, तो हम मिनिमम यूज ऑफ एसी करें। जैसे रूम थोड़ा ठंडा लगे उसको हम बंद कर दें हम, क्योंकि एयर की मॉइस्चर खत्म कर देता है वो चीज़। और घर पे जैसे हम आजकल डीओ, परफ्यूम पाउडर खूब यूज होने लगा, तो वो यूज ना करें हम। अगरबत्ती घर में यूज करनी ही नहीं चाहिए। हाँ जी, तो जैसे सर ने मैं डॉक्टर अश्विंदर सिंह, आई एम ए पल्मोनोलॉजिस्ट वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन निवारण हॉस्पिटल।
जी, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बच्चों के बारे में बताया, तो सिर्फ अस्थमा बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, ये एडल्ट में भी लिमिटेड है। बच्चों और एडल्ट में अंतर क्या होता है? जैसे बच्चों में डॉक्टर साहब ने बताया कुछ समय बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। एडल्ट में इसमें पॉसिबिलिटी ठीक होने की, ठीक होने का मतलब है जड़ से जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। आइदर जो उसके इसी पॉसिबिलिटी से ये जो दवाइयाँ होती हैं इनकी लंबी चलती है। हम भी एडल्ट में वही सेम कंप्लेंट या सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो डॉक्टर साहब ने बच्चों में फेस करी। बेसिक अस्थमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो इनहेलर और नेबुलाइजर होता है, और ये जो भ्रांतियां हैं सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, ये एडल्ट में भी लिमिटेड है। एडल्ट में भी बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने तो मेरे इनहेलर चालू कर दिए, इसके बाद मेरी जिंदगी कैसे होगी, मैं कितने दिन इसको लगातार लेता रहूंगा। तो जैसे बीपी, शुगर और हार्ट की बीमारियां जो होती है, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, अस्थमा भी एडल्ट ऑनसेट में क्रोनिक डिजीज के अंदर में ही आता है, और इसका ट्रीटमेंट लगातार, जैसे बीपी की दवाई हम रोज खाते हैं, जैसे शुगर की दवाई हम रोज खाते हैं, तो हमें अस्थमा के लिए भी इनहेलर भी रेगुलरली लेना पड़ता है। इनहेलर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट जो मोडालिटी जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। इसी के लिए मरीज हमको मना कर देते हैं, या हम देते हैं तो वो लेते नहीं है, उनको ये लगता है कि ये चीजें खराब है शरीर के लिए। तो फॉर कॉमन नॉलेज, इनहेलर्स का प्रिस्क्रिप्शन कितने भी लंबे समय के लिए दे दिया जाए, उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम होते हैं। कंप्लेंट जो एडल्ट अस्थमा के अंदर अपन देखते हैं, तो बेसिक जो कंप्लेंट्स होती है वो सेम होती है जैसे बच्चों के अंदर होती है। अचानक खांसी शुरू हो जाती है, अचानक सांस लेने में शिकायत होनी शुरू हो जाती है, बलगम भी आ सकता है। इसके साथ साथ में यूजुअली फीवर एसोसिएटेड नहीं होता, और ये सीजन के चेंज के दौरान बढ़ जाता है और घट जाता है। एडल्ट में जैसे कुछ चीजें और जुड़ जाती है, जैसे स्मोकिंग। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, गांव में देहात के अंदर हुक्का बीड़ी का कल्चर बहुत चला हुआ है, ये हमारे अस्थमा को परमानेंटली और तेजी से बढ़ा देता है। ये उस बीमारी को सीओपीडी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। अस्थमा की एक खासियत होती है, फेफड़े में डैमेज नहीं करता, ये रिवर्सिबल होता है। जितना उसने खराब किया, आपने दवाई दी, वापस ही हो जाएगा। इसी का जो काउंटर पार्ट सीओपीडी जो हम स्मोकिंग में करते हैं, उसमें ये फेफड़ा परमानेंटली खराब हो जाता है और दिन पे दिन बढ़ता रहता है। अच्छा, बेसिकली, और इसमें अस्थमा के अंदर अपन और पे आए तो एडल्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर वो ये होता है कि एक तो कंप्लायंस का नेगेटिव फैक्टर होता है। तीसरी चीज जो एडल्ट के अंदर होती है कि वो ये स्मोकिंग का जो नेगेटिव फैक्टर होता है कि स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो एजुकेशन लेवल इनका जो होता है, होने के बावजूद भी मरीज प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम में फॉलो नहीं करता। ऐसी कंप्लायंस जरूरी है ना। मरीज क्या करेगा, अभी आपने इनहेलर शुरू किया, थोड़ा सा जैसे ही उसको आराम आएगा, आपने बताया, डॉक्टर ने बताया कि 2 बार लेना है, वो क्या करेंगे, एक बार लेना शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 2-3 दिन छोड़ के लेना शुरू कर देंगे। फिर क्या बोलेंगे, कैसे ले रहे हो, वो हिस्ट्री कभी नहीं देते कि हमने नहीं लिया, दवाइयां कैसे ले रहे, बिल्कुल ठीक ले रहे, जैसे आपने बताया। अच्छा, एक बार लेके आओ। इनहेलर में आजकल क्या अच्छी बात आ गई कि उस पर डोज लिखी आती है। जैसे मान लो 200 डोज उसकी अंदर है, सुबह शाम नहीं तो पर डे की 2 डोज आ चुकी है, किसी ने महीने में लिया तो 60 डोज आनी चाहिए, तो उस पर काउंटर है, इसे पता लग जाता है। हम बोलते हैं आप ला के दिखाओ, देखेंगे तो कोई 10 डोज ले रखे, कोई 20 ले रखे। फिर क्या बोलेंगे, इसकी दादी देती है जी, इसके पिताजी देते हैं जी, वो क्या करेंगे। हाँ, फिर क्या बोलते हैं कि कभी जब दिक्कत हो तब हम देते हैं। तो जैसे डॉक्टर अश्विंदर ने बताया कि कंप्लायंस बहुत जरूरी है। आपको जिस टाइम लेना बताया है, जितने टाइम के लिए लेना बताया आपको वो लेना ही चाहिए। और सर, टेक्निक का भी बहुत फर्क पड़ता है। टेक्निक बहुत जरूरी। जैसे आपको इनहेलर प्रिस्क्राइब तो हमने कर दिया, आप ले भी रहे हो, ऐसा नहीं कह रहा कि हर मरीज ही ऐसा होता है कि नहीं लेता, ले भी लेता है, लेकिन उसकी टेक्निक सही नहीं होती। अब जैसे हमारे पास पंप्स होते हैं, तो हम पंप देते हैं, तो पंप लेने का तरीका होता है मुंह में डालने का। मेरे पास एक पेशेंट है, उसने यहाँ पर पंप मार रहा है, तो यहाँ पर पंप मारेगा तो कहाँ से उसका ठीक होगा। तो टेक्निक इज वेरी नेसेसरी। टेक्निक का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। टेक्निक, नेबुलाइजेशन की भी टेक्निक होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर साहब ने एक बच्चा देखा था, अस्थमैटिक पेशेंट, उसकी नेबुलाइजेशन टेक्निक अच्छी नहीं थी। हालांकि उसके अंदर करना कुछ नहीं होता, मुंह में मशीन लगाना होता है, लेकिन मुंह में मशीन भी लगा के इतनी दूर देके भाप दे रहे हैं, इतनी दूर में भाप कहाँ से लगेगी जी। तो ये टेक्निक का बहुत इशू है। इसलिए हम एजुकेशन के लिए हम अपने लोगों को पता चले कैसे इनहेलर टेक्निक होती है, नेबुलाइजेशन लेना होता है, इसीलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं आज वर्ल्ड अस्थमा डे। बिल्कुल, दवाई लेना है, मरीज दवाई ले जाते हैं, लेकिन उसको देना बहुत जरूरी है ना। अब जैसे हाँ, नेबुलाइजर के लिए जैसे बताया तो प्रॉपर मास्क करते हैं। मरीज क्या अगर नीचे नली लगा देंगे सिर्फ कि हम भाप दे रहे हैं पूरा, हाँ, या फिर वो क्या है जी, जैसे बच्चों में स्पेशली बोलते हैं कि रोने लग गया बच्चा हमारा, तो वो दूर कर लेंगे मास्क को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब प्रॉपर ढंग से देना बहुत जरूरी चीजों को। हाँ, ये आ गया। तो बेसिकली जो मैं आज आप टेक्निक्स पर ही आ रहे हैं,
तो ये हमारे बेसिक इनहेलर्स होते हैं, ये हमारे बेसिक इनहेलर्स होते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं ये। तो ये सिंकोब्रीथ कहलाता है, ठीक है। ये हमारा एमडीआई पंप कहलाता है। ये हमारे ये आगे रखते हैं, ये रिवोलाइजर होता है। इस रिवोलाइजर के अंदर यहाँ से जो कैप्सूल होते हैं रोटा कैप, ये डाले जाते हैं, ठीक है। ये सिपहेलर है, ठीक है, और ये नेजल स्प्रे है। पहले अपन इसी पे ही आते हैं। अब ये जितने भी इनहेलर टेक्निक्स होती हैं बहुत जरूरी हैं। अगर आप इस पंप को आपने ऐसे लेके और ऐसे खींचा तो गया नहीं, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, आपने इसको इनहेलर को लिया और आपने खींचने से पहले इसको वापस बंद कर दिया, फिर लगाया, तो इसमें डोज लोड हो चुकी है, तो ऐसे इसमें अंदर जमने का चांस बन जाता है। तीसरी चीज, आपने कैप्सूल तो ले लिया, डाल लिया इसमें, और इसको पूरी तरीके से लेने की वजह से तो ये नहीं जाएगा। ये कई बार इसमें भारी फूंक मार देते हैं। हाँ, भारी अंदर नहीं लेते हो, अंदर नहीं लेते, बाहर फूंक मार देते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इसको दवाई ले भी रहे हो, टेक्निक सही नहीं है, तो ये काम नहीं करता। अच्छा, यूजली जो कैप्सूल होता है जो हमारा इनहेलर का, अगर आप देखा जाए तो वो इतना सा ही होता है। अब इसमें इतना स्मॉल साइज है, इसमें इतनी सी दवाई है। सोचो, इतनी सी दवाई लोकल एप्लीकेशन पे इतना रिलीफ देती है कि मरीज चलने फिरने भागने दौड़ने लग जाता है, जो रात में बेचारा बिस्तर पड़ा हुआ हाँफ रहा था। अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, दूसरा, दवाई सेम है, खाने की दवाई मरीज देते हैं तो आराम से ले लेता हूँ, बट सोल्ट उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन क्योंकि ये टारगेट ऑर्गन पे जा रही है, आप खाने की दवाई दे रहे हो, आपके पेट में गई, खून में गई, और फिर शरीर के सारे अंग में जा रही है, वो डोज भी कम हो गई है, है ना। ये डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन में जा रही है, तो इसलिए साइड इफेक्ट कम है, आराम जल्दी आएगा, मरीज ठीक जल्दी होगा। लेकिन आम पब्लिक को देखो, बड़े बड़े फिल्म स्टार है जो कि अस्थमेटिक हैं और वो यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। अब ये भी देखो, जैसे ये तीसरी दवाई है, अब इसका अगर टारगेट अप्रोच होता है, अगर अपन आंख में दवाई डालते हैं जब आंख में प्रॉब्लम होती है, या फिर अपन चमड़ी पे क्रीम लगाते हैं चमड़ी में दिक्कत होती है, तो फेफड़े में दिक्कत है तो फेफड़े में जाए ना, लिवर को और गुर्दे में क्यों जाए दवाई भाई। तो बस आपके थ्रू ये है कि आम पब्लिक में मैसेज पहुंचे कि इनहेलर को वो इसके लिए ना किसी की बातों में ना आए। लोग कहते हैं भी 2 बातें सुनेंगे ना तो फिर वो छोड़ देते हैं चीज को। तो पूरी डोज पूरे टाइम के लिए यूज करें, बिल्कुल सेफ है ये। आपका बच्चा, बड़ा मरीज जो भी है वो जल्दी ठीक होगा, और आपका अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी कम हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं इसका, हम एक इनहेलर के अंदर लगभग 2.5-3 महीने की दवाई आ जाती है, और वही अगर आप टैबलेट, कैप्सूल, सिरप में लेंगे तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ाएगी। आप अपना काम छोड़ के बार बार दिखाने के लिए आ रहे हैं तो पूरा दिन आपका खराब जाएगा वो। तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव है ये, और जल्दी आराम के लिए आपको इनहेलर प्रॉपर यूज करना चाहिए अगर वो डायग्नोज केस ऑफ अस्थमा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, डॉक्टर साहब बोला किसी की बातों में ना आए, मैं कहता हूँ डॉक्टरों की बातों में आ जाओ। हाँ सर, आप सवाल पूछ रहे थे सर। अगर भारत की बात करें तो कितने लोग इससे ग्रस्त हैं सर? अगर ग्लोबल बर्डन के हिसाब से देखा जाए तो जो 40% ऑफ अस्थमा डेथ है वो भारत में होती है। सर, अस्थमा में डेथ के लिए मरीज को, डॉक्टर को मेहनत करनी पड़ती है, मरीज को डॉक्टर से दूर भागना पड़ता है और डॉक्टर को दवाई नहीं देनी पड़ती। इतना सिंपल ट्रीटमेंट है इसका। उसके बावजूद भी 40% ऑफ वर्ल्ड वाइड डेथ भारत कंट्रीब्यूट करता है। एक कॉमन क्या कहते हैं कि लोग, जैसे पेशेंट्स आते हैं ना हमारे पास के, जिसको बार बार निमोनिया हो जाता है वो, तो डिफरेंशिएट बड़ा जरूरी है। निमोनिया और अस्थमा दोनों अलग चीज है ना। आम पब्लिक की नजर में अगर बार बार खांसी हो रही है तो वो सर कि निमोनिया हो रहा है, वो क्या क्या एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, महीने में 2-2, 3-3, 4 एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो निमोनिया नहीं है। अस्थमा में फीवर नहीं आता, जैसे डॉक्टर अश्विंदर ने बताया था ना आपको। विदाउट फीवर अगर सांस की दिक्कत है, या सुनने में जैसे ना सिटी बोलने की जैसे ये, अगर कोई बड़ा बच्चा सो रहा है आपका, अगर सिटी बोलने की विस्लिंग साउंड आ रही है बच्चे के अंदर, तो मतलब वो फिर अस्थमा की तरफ जाता है। तो एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। एक स्टीरॉइड भी बहुत यूज ओवर द काउंटर लोग ले जाते हैं, है ना, तो स्टीरॉइड का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। ओरल स्टीरॉइड का, इनहेलर का नहीं। इनहेलर स्टीरॉइड सेफ है, ओरल स्टीरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर डायग्नोस केस ऑफ अस्थमा है तो फिर एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। आप अल्टीमेटली नुकसान कर रहे हैं, और वो दवाइयां फिर अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो वो काम ही नहीं करेंगी, है ना। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मुख्य कारण पॉल्यूशन है, तो क्या मास्क, क्या बिल्कुल मास्क, कोविड के अंदर इतना बेनिफिट था
ये जो अस्थमेटिक है या हाँ, सारे बच COPD गए। वाले हैं, ये हमारे तो- पेशेंट कम हो गए थे कम। क्योंकि मास्क लगा के घूम रहे थे। या तो बाहर नहीं आ रहे, दूल्हे टाइम जाएंगे नहीं। दूल्हे या टाइम तो जाएंगे बाहर नहीं, के दिक्कत तो आएगी। है, इवन कटाई के दौरान भी अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो हम उसको एडवाइस करते हैं मास्क लगा के रखे। अगर खेतों में भी काम करना है मास्क लगा के कर सकता है, मास्क भी प्रॉपर यूज। प्रॉपर यूज। ये नहीं कि या आपने मुंह पे लगा के किलो छोड़ा नेक हुआ। लगा लिया, प्रॉपर पूरा यूज प्रयोग। मास्क लगाएंगे तो परहेज है। और साथ में आंख पे भी चश्मा, क्योंकि बिकॉज ये जो सारी चीजें होती है, जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री होती हैं एलर्जन की, वो एक आंख, नाक, कान, आंख, नाक और मुंह ही होता है, और कहीं से एलर्जन ये कहीं नहीं सीजन हो सकता। साहब इस टाइम तो मेरे ख्याल से ये सीजन तो सबसे ज्यादा है, है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल हमें ठीक जो है। तूड़ी के भी करना वो बिल्कुल बारीक आप भी बारीक बारीक आते हैं। वो बिल्कुल, आंखों के बिल्कुल। अंदर और हमारे नाक से बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दिनों और अस्थमा इन बहुत दिनों में तो अस्थमेटिक पेशेंट बहुत बढ़ते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट बहुत बढ़ते हैं, और उन पेशेंटों को अगर मास्क ला के रखते हैं तो कम से कम 50% रिडक्शन होता है ओपीडीज में भी हमारे, अगर मास्क ला के रखता है। हमने पूरे 2 साल कोविड में अस्थमा के एग्जर्सेपेशन देखे ही काफी नहीं। कम हो उस टाइम गए तो थे। सभी ने यूज क्योंकि किया। बच्चों में तो फिर भी हो, लेकिन अडल्ट में तो हमने बहुत ही कम देखे हैं। हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज होगी, कोई पेशेंट मास्क लगा के आ रहा है, उसका एलर्जन अंदर नहीं जा रहा, धूल मिट्टी अंदर नहीं जा रही, वो बिल्कुल ठीक है। उस टाइम सर केस भी है ना काफी कम होते काफी कम हो गए थे, काफी कम हो गए थे। इवन पोस्ट कोविड में भी 1 साल तक, जब तक मास्क का मैंडेटरी रहा, लोगों ने डर के मारे लगा रखा, हमारे पास पेशेंट बहुत कम थे अस्थमा के। अब जैसे ही वो खुला, हमारे पास अब बढ़ गए वापस। इसमें सर एक सवाल ये निकल के आता है कि जैसे गांव देहात के अपने पास पेशेंट बहुत आते हैं, गांव में अगर किसी को अस्थमा का अटैक आए या हम बोले कि एकदम से सांस चढ़ गया है तो उसको क्या करना चाहिए? देखो, बेसिकली गांव देहात में पीएचसी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब में नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। तो नेबुलाइजर शुड बी द फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट। इमरजेंसी में वो स्टीरॉयड भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड का जो प्रावधान होता है उसमें। लेकिन जैसे अगर आपका पेशेंट गांव देहात में थोड़ा ठीक हो तो तुरंत अगले दिन आपने एक नॉर्मल, या तो अगर बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन को आके दिखाएं, और अगर बड़ा है तो फिजिशियन या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट को आके दिखाएं। और अगर हाथों हाथ ठीक नहीं हो रहा है, विद इन नेबुलाइजर देते ही 20 मिनट के अंदर रिलीफ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत उस जगह को छोड़े और बड़े सेंटर की तरफ जाए। यूजुअली उनको बता देते हैं पेशेंट्स को ना, अगर ये जैसे लिवोसैल्ब्यूटामॉल का रेस्प्यूल्स है, अगर सांस की दिक्कत अचानक हो जाए तो ये तो दे ही देना आपको, उस पर लिख के देते हैं ना। तो डॉक्टर साहब, जो महिलाएं चूल्हा चौका करती है गाँव में, क्योंकि शहरों में तो गैस यूज होता है, तो महिलाएं कितने % प्रभावित होती है ग्रामीण खासकर? तो महिलाएं जो होती हैं वो अस्थमेटिक नहीं रहती, फिर वो सीओपीडी बन जाती हैं। अस्थमा सीओपीडी के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया था। अस्थमा एक ऐसा बेकार किराएदार है, घर बार तोड़ता तो है लेकिन सारा कचरा समेट के बिल्कुल वैसा का वैसा छोड़ के जाता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब कचरा नहीं फैलाता। सीओपीडी डैमेज करता है, इरिवर्सिबल डैमेज करता है और परमानेंट डिस्ट्रक्शन करता है, और उसमें दवाई चले ना चले वो धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है तकलीफ। तो चूल्हे की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि फेफड़े परमानेंट डैमेज होता है और फेफड़ा गल जाता है। तो आज के दिन क्या लोगों को आप, मेरी तो हमेशा से पेशेंटों की राय रही है, चूल्हा चौका छोड़ें, गैस पे आए। गैस पे रहेंगे तो कम से कम जो, अगर जो जिसके फेफड़े नॉर्मल भी हैं वो उसको भी सीओपीडी बना देता है, तो अस्थमेटिक पेशेंट का तो पता नहीं क्या हाल करेगा वो। अब प्रॉपर यूज ऑफ मास्क तो जरूर है, जब धुएं के कांटेक्ट में आए तो मुंह पे अच्छी तरह से टाइट फिट कपड़ा, मास्क जो भी उनके पास है प्रॉपर यूज करें उसको, तो काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। और हमारे खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि कुछ एक चीज ऐसे होते हैं वो उनके प्रोफेशन में ही है, थोड़ी उनके प्रोफेशन। कॉमन गांव में हुक्का भी है, घरों में जो हुक्का पीते हैं ना, ये भी, तो हुक्का भी बहुत कॉमन कारण आता है, ये भी बैन होना चाहिए हमारे साथ। लेकिन चलो ये मत लिखना, हरियाणा में बैन नहीं करवा सकते। ठीक है, थैंक यू।